और इसका रीजन ये था कि इसने एक महिला को नेत्रावती रिवर में धक्का दे दिया था। और अब जानते हैं कि ये लड़कियों को कैसे ढूंढता था और कैसे उनका कत्ल करता था। बातचीत मुलाकातों में और मुलाकातें शादी के प्रस्तावों में बदलती गई। और उस रात जब ये लोग होटल या लॉन्ज में रुकते तो ये लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने जो पुलिस को बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इस तरह मोहन का नाम पड़ा साइनाइड मोहन। सन 2003 और 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटक के 5 जिलों के 6 कस्बों में 30 महिलाएं मृत पाई गई। इन सभी में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे वो सारी महिलाएं बस स्टैंड के बाथरूम में पाई गई। दूसरी, उन सारी महिलाओं ने अपनी शादी में जैसी दिखने वाली साड़ियां पहन रखी थी, लेकिन उन पर आभूषण एक भी नहीं था। और तीसरी कि उन सभी की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच की थी। 20 शवों में से 8 शव मैसूर शहर के लश्कर मोहल्ला बस स्टैंड से बरामद किए गए थे। इन सभी के पोस्टमार्टम से एक बात कॉमन थी कि इन सभी की मौत साइनाइड से हुई थी। ये पूरा खेल 6 साल तक चलता रहा। ना तो पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश की और ना ही मृतकों के घर वालों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि उनकी लड़कियां कहाँ हैं, क्योंकि इन सब मृतक लड़कियों के घर वालों के पास कभी कभी बीच में एक फोन आता था कि आपकी लड़कियां खुश हैं। लेकिन फिर एक दिन 16 जून 2009 को 19वीं पीड़िता अनीता बंगेरा, जो 22 वर्षीय थी और बंतवाल कर्नाटका की थी, लापता हो गई। अनीता अपने साथ 2,70,000 का गोल्ड ले गई। अनीता की गुमशुदगी को लेकर एक सांप्रदायिक बवाल मच गया और तब जाकर पुलिस के कानों पर जुएं रेंगी। और ये बवाल उस बात पर मचा जिसमें बंगेराज, जो उस लड़की की कास्ट थी, उस समुदाय के लोगों को लगा कि ये लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 1 महीने का समय मांगा और अब पुलिस लगी इस लड़की का पता निकालने। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अनीता के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो देर रात किसी से लंबी लंबी बातचीत किया करती थी। और जब इस नंबर का पता निकाला तो पता चला कि ये नंबर था मडिकेरी में कावेरी मंकू का। और जब इस लड़की के बारे में पता निकाला तो पता चला कि ये लड़की भी गायब थी। और जब कावेरी के CDR कॉल रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तो पता चला कि कावेरी को भी किसी अननोन नंबर से काफी बड़ी संख्या में कॉल्स आ रही थी। और जब पुलिस ने इस अननोन नंबर का पता निकाला तो पता चला ये नंबर था कासरगोड में पुष्पा वासुकोड़ा का। और जब पुलिस कासरगोड पहुंची तो पता चला कि पुष्पा भी गायब है पिछले 1 साल। फिर पुलिस ने पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला और पता चला कि पुष्पा भी किसी नंबर पर घंटों बातें करती थी। और अब पुलिस ने इस नंबर का पता किया तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर है विनुथा पिजुना का। ऐसे ही पुलिस सबके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती गई और पुलिस को पता चला कि ये पूरी चेन 20 महिलाओं की है। पुलिस के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक दिलचस्प बात निकल के सामने आई। पुलिस जिन जिन फोनों को ट्रैक कर रही थी वो किसी न किसी समय मंगलुरु के डरेल कट्टे नामक गांव में सक्रिय थे। और फिर क्या था, पुलिस ने डरेला कट्टे गांव पर धावा बोल दिया और वहां पर छोटे होटलों और लॉन्ज पर छापा मारना स्टार्ट किया, जिसे वे वैश्यवृत्ति रैकेट मानते थे। पहले पुलिस को यह लगा कि ये सारी महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वैश्यवृत्ति में झोंक दी गई हैं। पर जब पुलिस वहां पर छापा मार रही थी तब पुलिस को एक फोन कॉल आया कि डरेला कट्टे में कावेरी का फोन 3 मिनट के लिए ऑन हुआ है। जब इस कॉल का पता किया कि ये फोन किसके पास है तब ये पता चला कि ये फोन धनुष नाम के एक लड़के के पास है। और जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये फोन उसे उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। और ये मोहन कुमार है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। पहले तो पुलिस को यह लगा कि वो किसी देह व्यापार रैकेट के सरगना को पकड़ने के बहुत करीब है या फिर एक सामूहिक हत्यारे को और मास मर्डरर को। और ये निकला एक मास मर्डरर और ये था मोहन कुमार विवेकानंद उर्फ साइनाइड मोहन। तो आइए जानते हैं कौन है मोहन, इसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का रहस्य क्या है। मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक में एक सुदूर गांव में हुआ था। उनका परिवार अनुसूचित जनजाति से था। इनके माता पिता मजदूर थे और इलाके के धनी जमींदारों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन के 2 भाई और बहन थे और ये सभी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। मोहन कुमार ने 1984 में
शिरडी के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। मोहन ने कुल 3 शादियां की। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन्होंने अपनी पहली पत्नी मैरी को यह कहते हुए तलाक दे दिया कि वो इन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी, और ये वही मैरी थी जिससे इन्होंने लव मैरिज की थी। और ये प्यार तब हुआ जब ये कक्षा 7 में थी। इन्होंने फिर मंजुला से शादी की, जिससे इनके 2 बेटे हुए। मंजुला को यह पता नहीं था कि इसने श्रीदेवी से भी शादी की, जिससे इनका एक बेटा और एक बेटी है। मंजुला मंगलुरु में रहती है और श्रीदेवी डरेल कट्टे में। ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व से बिल्कुल अनजान हैं। सन 2003 में इसे टीचिंग की जॉब से बर्खास्त कर दिया गया, और इसका रीजन ये था कि इसने एक महिला को नेत्रावती रिवर में धक्का दे दिया था। जब पुलिस ने इससे इस बारे में पूछताछ की तो इसने बताया कि एक महिला इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब इसने मना किया तो वह महिला नेत्रावती रिवर में कूद गई। लेकिन आसपास के मछुआरे ने सोचा कि मैंने उसे धक्का दिया है और इस वजह से मेरी कंप्लेन पुलिस को कर दी, और इस अटेम्प्ट टू मर्डर के केस ने इसे जेल भिजवा दिया। बेंगलोर मिरर के अनुसार इसकी मुलाकात जेल में एक सुनार से हुई, और सुनार ने इसे साइनाइड के बारे में बताया और बताया कि कैसे साइनाइड का उपयोग आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। और वहीं से इसके दिमाग में आइडिया आया साइनाइड से लड़कियों को मारने का। और अब जानते हैं कि ये लड़कियों को कैसे ढूंढता था और कैसे उनका कत्ल करता था। 2003 में जेल में जाने वाली घटना के बाद मोहन की नौकरी चली गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। उसने अपनी दिनचर्या सामान्य रखी और अपना पूरा दिन बस स्टॉप और सड़क के किनारे घूम के काटा, और यहीं से तैयार हुई लड़कियों को फंसाने की योजना। मोहन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने शिकारों की खोज के लिए बस स्टॉप पर पूरा दिन बिताता था। वह बस स्टॉप पर लड़कियों से बातचीत स्टार्ट करता। यदि कोई लड़की उसमें दिलचस्पी दिखाती तो वह आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता। बातचीत मुलाकातों में और मुलाकातें शादी के प्रस्तावों में बदलती गई। मोहन उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता जिन लड़कियों के माँ बाप के पास दहेज के पैसे नहीं हैं, या फिर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, या जो लड़कियां तनाव में हैं। और जब बात शादी तक पहुंच जाती तो मोहन परिवार, जाति और अन्य कारणों का हवाला देकर लड़कियों को उनके घर से भागने के लिए कहता, और फिर ये दोनों किसी होटल या एक लॉन्ज में रुकते। ये होटल या लॉन्ज उस बस स्टॉप के जस्ट पास में होता था। मोहन जब लड़कियों से भागने के लिए कहता तो वो यह कहता कि वो अगले ही दिन उनसे शादी कर लेगा, और उस रात जब ये लोग होटल या लॉन्ज में रुकते तो ये लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता। सुबह सुबह ये दोनों विवाह स्थल या मंदिर के लिए जाने लगते, और रास्ते में मोहन बस स्टॉप पर रुक जाता और लड़कियों को बोलता कि यदि आपको अनचाहे गर्भ से बचना है तो ये गर्भ निरोधक गोलियां ले लो, और इन गोलियों में होता था साइनाइड। वह इनसे कहता कि आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो क्योंकि आप बीमार महसूस कर सकती हो, और जैसे ही वो लड़की गोली लेती तो वो मर जाती। गर्भ निरोधक गोलियां लेने से लड़की मना ना कर सके, इसके लिए वो उनकी पीरियड्स की साइकिल्स मैच करता। उसे पता होता था कि लड़की का कब ओव्यूलेशन टाइम है और कब लड़की गोलियां लेने से मना नहीं करेगी। फिर वह होटल के अपने कमरे में लौटता और सारे आभूषण और अन्य सामान लेकर गायब हो जाता। अगर आपको याद है कि इसका भतीजा धनुष पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था जब पुलिस डरेल कट्टा गांव में गई थी, तो पुलिस ने इसे पकड़ने का एक जाल बिछाया। उस समय मोहन कुमार बंतवाल की एक लड़की सुमित्रा शेखर पुजारी से फोन पर लंबी लंबी बातें कर रहा था। पुलिस ने मोहन को उस लड़की से कॉल करवाया और उससे मिलने के लिए कहा, और फाइनली जब मोहन उस लड़की से मिलने आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने जो पुलिस को बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये वो था, ना तो पुलिस ने कभी इसकी कल्पना की थी, ना ही पास्ट में पुलिस ने कभी ऐसा देखा था। और इस तरह मोहन का नाम पड़ा साइनाइड मोहन। मोहन ने अपना केस खुद ही लड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बड़ी शांति से आरोप पत्र पढ़ा और गवाहों से सवाल जवाब किए, और इसे 5 मामलों में मौत की सजा और 3 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और सन 2020 में इसे 20 मामलों में दोषी पाया गया। हालांकि इसने 32 हत्याएं करने का दावा किया, लेकिन पुलिस सिर्फ 20 की ही पुष्टि कर सकी। मोहन फिलहाल कर्नाटक के बेलगावी स्थित हिंडालगा सेंट्रल जेल में बंद है। एक मेधावी छात्र से शिक्षक और एक मूक मनोरोगी
मोहन के परिवर्तन को समझना बेहद मुश्किल है।